नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ ये कनाडा इमिग्रेशन के प्रोग्राम के ऊपर है। टोटल कितने प्रोग्राम है और क्या क्या प्रोग्राम है मैं ये बताऊँगा आपको इस वीडियो के ऊपर। और मेरा वीडियो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आगे जो आने वाले जो वीडियोस हैं वो पूरे इसके ऊपर लिंक होंगे। यानी कि ये मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं और क्या क्या किया जाता है। तो देखिए, ये कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कनाडा इमिग्रेशन का एप्लीकेशन डालने के लिए बहुत आसान है। बहुत सिंपल तरीका है। अभी बहुत कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो उसके नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करिए। और देखिए, प्रोग्राम इनके पास टोटल पूरे 40 प्रोग्राम्स हैं। 40 प्रोग्राम्स माने उस पर आप कौन से में एलिजिबल हैं। कहीं पे एलिजिबल हो सकते हैं, कहीं पे नहीं एलिजिबल हो सकते। तो ऐसे आप बहुत सारे सिलेक्शंस करके आप डाल सकते हैं। तो ये बात अलग है कि आपका टाइम कितना जाएगा और पैसा कितना खर्च होगा। लेकिन अगर आप कंसल्टेंसी हायर करेंगे, इससे अच्छा है कि आप खुद ही करें, क्योंकि कंसल्टेंसी हायर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वो सिर्फ एप्लीकेशन शायद डाल के देंगे और उसके लिए वो लोग चार्ज करेंगे। तो एप्लीकेशन डालना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है वो एलिजिबल हो जाए और वो पास हो जाए और वो आपको मिल जाए, ये पूरा डिपेंडेंट कनाडा गवर्नमेंट के ऊपर है। तो वो लोग वो बोलेंगे कि आपका जो किया है वो सही नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट करके डालने का। तो वो सब मैं आगे आने वाले वीडियो में एक एक प्रोविंस के अंदर आपको, या कौन से प्रोग्राम के आपको कैसे पूरा जो एप्लीकेशन आप कैसे डाल सकते हैं, क्या क्या करना है क्या आपको, वो सब मैं आपको बताऊंगा। यानी कि मैं आपको ऐसे ये वेग तरीके से कुछ नहीं बताऊंगा। वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो आप पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुने और देखें। तो पहला जो स्टेप है, अगर आप कनाडा इमिग्रेशन के लिए सोच रहे हैं, पीआर के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट करना है, उसके बाद आईएलटीएस करना है, दोनों एक साथ करके फिर आप इमिग्रेशन के लिए प्रोसेस के लिए आप रेडी होके आए, क्योंकि वो पहला स्टेप है। वो पहले मैंने वीडियो में किया हुआ है। और आईएलटीएस भी मैंने क्लियर कर दिया था, कोई कोचिंग नहीं गया था, मैंने ऑनलाइन में किया था, उसका भी एक वीडियो किया हुआ है। आईएलटीएस कोई भी छक्के मारने की बात नहीं है। जनरल हो अकेडमी को आप खुद कर सकते हैं और सब लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास अगर इंटरनेट है, आपके पास टाइम थोड़ा देने का टाइम है, तो आप कोई भी कर सकता है। तो मैंने 7 स्कोर किया था और मैं कोई कोचिंग नहीं गया था। मैंने वो वीडियो में बताया कि मैंने ऑनलाइन पूरा किया था, ऑनलाइन देख के। और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस है। आप कॉन्फिडेंस में जाए और लिख कर आए। और लक दूसरी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस पहले आएगा। लक शायद दूसरे में काउंट हो जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस करके आप उसको खुद करें। स्पीकिंग के लिए आपको खुद थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर जाते हैं, प्रोग्राम के ऊपर। तो कनाडा का जो प्रोग्राम है, इस पर मैंने आपको बताया 40 प्रोग्राम्स हैं। 40 प्रोग्राम्स में आप हर किसी प्रोग्राम में आप एलिजिबल नहीं हो सकता, और सभी प्रोग्राम में कोई भी एलिजिबल नहीं हो सकता, और कईयों पे एलिजिबल होगा, कईयों पे नहीं होगा, तो ऐसे भी हो सकता है। तो 40 प्रोग्राम क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री ऑनलाइन एक प्रोफाइल क्रिएट करके डालने का है। वहाँ पे एक्सप्रेस तरीके से, यानी कि बहुत स्पीड अप होता है। तो ऑनलाइन करने का आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, ऐसा मानना है। गवर्नमेंट ने ऐसे ही स्टार्ट किया है, कनाडा गवर्नमेंट ने। उसी तरह का एक सिमिलर प्रोग्राम था पहले, यानी कि 2007 में जब मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे पेपर बेस्ड था। वो अभी भी है, उसको फेडरल स्किल FSW बोलते हैं, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। तो उसमें आपको पेपर बेस है, और ये एक्सप्रेस एंट्री जो है ये ऑनलाइन है। तो इसके मैं आपको ऑनलाइन का जो प्रॉब्लम है अभी बता देता हूँ, उसके बाद 40 बताऊँगा जल्दी जल्दी। तो एक्सप्रेस एंट्री में अगर ऑनलाइन में आप डालेंगे प्रोफाइल, तो आपका एलिजिबल है इनएलिजिबल है वो उसी टाइम आपको मालूम चल जाएगा। एलिजिबल होने के बाद
फिर वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट या कुछ भी मांगेंगे, तभी आपको पेमेंट करने का है, आप तभी उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपका होता रहेगा जल्दी जल्दी। और उसका जो प्रोसेस है, यानी कि मेरा इनएलिजिबल हो गया था पहला। एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट किया और एक फ़ाइल डाला। तो आप लोग खुद डाल सकते हैं प्रोफाइल, आपका एक प्रोफाइल बना के एक्सप्रेस एंट्री में आप खुद डाल सकते हैं, जैसे वेस्ट में किया था वैसे आप कर सकते हैं। और इनएलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा नहीं डाल सकते, आप फिर दोबारा से अपना एक दूसरा फाइल बना के दूसरा सबमिट कर सकते हैं, तीसरा सबमिट कर सकते हैं, कितना चाहे आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप इनएलिजिबल होते रहें, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है एक्सप्रेस एंट्री का। अगर 2 3 4 बार आपका इनएलिजिबल हो जाता है तो कंप्यूटर ऑलरेडी आपको इनएलिजिबल कर देगा, वो अपने आप डिटेक्ट करेगा। आपका जो प्रोफाइल नंबर है, वो एक बार आपका हिस्ट्री वहाँ पे प्रोफाइल बन गया तो फिर वो आपको इनएलिजिबल करता रहेगा। तो आप 3 4 के ऊपर चांसेस मत ले, पूरा अच्छी तरह से सही करके डालें फर्स्ट चांस में। तो मेरा थोड़ा सा एरर हो गया था, तो एंट्री करने के टाइम भी आपको एरर ध्यान रखने का, कोई भी एरर या मिस यानी कि कुछ होना नहीं चाहिए। तो मेरा इसकी वजह से भी, क्योंकि मेरा जो मैंने बाहर चेक किया था तो वो एलिजिबल था, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सप्रेस एंट्री के प्रोफाइल के अंदर डाल दिया तो वो इनएलिजिबल हो गया, पूरा ज़ीरो हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ गलत एंट्री किया था, उसकी वजह से हुआ। तो आप लोग ऐसा मत करें। और दूसरा जो होता है पेपर बेस होता है। पेपर बेस में आपका यानी कि पूरा एक सेट बना के डालने का, पूरा एक साथ, जैसे आप इग्नो में आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए पूरा डालते हैं, वैसे एक पूरा सेट, यानी कि आपका बायोमेट्रिक्स, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका रेफरेंस लेटर, जो कुछ भी है, आपका मेडिकल, जो कुछ भी आपको पेमेंट भी करने का, और यानी कि जो फीस है वो भी आपको पे करके पूरा डाल के आपको पोस्ट करने का है कनाडा में इमिग्रेशन ऑफिस में या दिल्ली में, जो भी है जहाँ पे भी है आपको पोस्ट करने का है। वहाँ पे एक ऑफिसर आपका प्रोफाइल चेक करेगा, फिर आपको अप्रूवल करेगा। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में क्या होता है, आप जैसे ही प्रोफाइल डाल देंगे वो कंप्यूटर चेक करेगा, दूसरे स्टेप में भी कंप्यूटर चेक करेगा, तीसरे स्टेप में एक ऑफिसर या कोई ह्यूमन आके चेक करके बताएगा कि आपका दे रहे हैं, आपको हम सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंस ये होता है कि एक्सप्रेस एंट्री पेपर बेस में चांसेस ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम जो होता है ज़्यादा लगेगा। कितने साल लगेगा, कितना दिन लगेगा नहीं मालूम, कितना महीना लगेगा वो भी नहीं आपको मालूम चलेगा। एक्सप्रेस एंट्री में आपका 1 साल के लिए आपका प्रोफाइल रहेगा, आपने सबमिट कर दिया, आपका 1 साल के लिए आपका प्रोफाइल ऑनलाइन रहेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। 1 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर एलिजिबल है तब भी 1 साल के लिए ही रहेगा। सिलेक्शन होना चाहिए तभी आपको आगे जा सकते हैं। तो सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका एलिजिबल है, तब भी आप आगे नहीं जा सकते। तो आपको सिलेक्शन होना ज़रूरी है। सिलेक्शन होने के बाद आपका प्रोफाइल रहेगा, नहीं तो 1 साल के बाद डिलीट हो जाएगा। तो एक्सप्रेस एंट्री का यही डिफरेंस है, एक्सप्रेस एंट्री और पेपर बेस का। फिर तो इसलिए मैंने ये रेड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, रेड किया हुआ है। ये फेडरल स्किल एक्चुअली मैं यहाँ पे डाल देता, लेकिन पेपर बेस है इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में जब आप एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपका जो पॉइंट स्कोरिंग होगा वो एक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल वर्कर, ट्रेड वर्कर, ये तीनों काउंट होंगे, ये तीनों आपको काउंट होंगे उधर, ये तीनों आपको काउंट होंगे। उसके बेस पे आपको एक्सप्रेस एंट्री में मार्किंग मिलेगा। यानी कि एक्सप्रेस एंट्री 1000 में काउंट होता है, 460 उसका कट ऑफ रेट है। फेडरल स्किल वर्कर का जो होता है, जो पेपर बेस में हम करते हैं, वो 67 का कट ऑफ रेट है, यानी कि 100 में 67 है, ये 1000 में 460 कट ऑफ है। तो 460 अभी उन्होंने बढ़ा दिया है, कनाडा ने, गवर्नमेंट ने, शायद वो 500 600 के ऊपर तक चला गया है कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो गए, तो कट ऑफ रेट उन्होंने बढ़ा दिया है। अभी 700 तक 6 मंथ्स के बाद 700 का कट ऑफ रेट करेंगे। अभी न्यूज़ में ये लोग बातें कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो कट ऑफ रेट बढ़ता जा रहा है कि जैसे कि एप्लीकेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो चांसेस लग सकते हैं, नहीं भी लग सकते, ये सब आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया एक्सप्रेस एंट्री। और ये जो तीनों जो ये थे, जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल वर्कर, फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर,
स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम, स्टूडेंट वीज़ा, ये जो प्रोग्राम होते हैं ये इनके ऑप्शंस हैं, यानी कि ये प्रोग्राम के अंदर ऑप्शंस होते हैं। ये प्रोग्राम के अंदर जैसे ऑप्शंस बोलेंगे कि आप एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करेंगे तो ये काउंट होंगे, इन्हें आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास हैं या फेडरल स्किल वर्कर में अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं, स्टार्टअप वीज़ा में अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इनका एक कैटेगरी रहता है उसके अंदर। तो ये सब में रहेगा, यानी कि अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा, मैंने टिक किस लिए किया हुआ है ताकि ये सब में एप्लीकेबल है, कोई भी प्रोविंस हो, कोई भी टेरिटरी हो, वहाँ पे आप इसको इसके बेस में अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंडर ही आप फॉल करेंगे। तो ये उनका एक कैटेगरी हो गया। तो हमें देखना है कि प्रोग्राम कितने हैं। प्रोग्राम मैंने 40 प्रोग्राम है। दूसरा जो आता है क्यूबेक सेलेक्टेड स्किल्ड प्रोग्राम है। क्यूबेक किसी भी प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यूबेक का एक अलग गवर्नमेंट से अलग वो लोग अपना इमिग्रेशन चलाते हैं, तो उसके हिसाब से आप क्यूबेक में अलग से डाल सकते हैं, यानी कि आपको एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपका नहीं लगा, क्यूबेक में डाल सकते हैं। आप क्यूबेक में भी डाल दें तो भी आपका लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो काउंटिंग होता है, जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से भी क्यूबेक में भी डाल सकते हैं। फिर एक्सप्रेस एंट्री का पीएनपी प्रोग्राम होता है। एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी प्रोग्राम ये आपस में इंटरलिंक है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी डाला हुआ है एक्सप्रेस एंट्री और इसका पीएनपी प्रोग्राम जो है। यानी कि अगर एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपने प्रोफाइल डाला है तो आप पूरा जो प्रोविंस है इनका पूरा जो प्रोविंस है आप ले सकते हैं। देखिए 13 प्रोविंस है, उसमें क्यूबेक पार्टिसिपेट किसी में भी नहीं करता, वो अलग से अपना चलाता है। तो क्यूबेक हो गया। तो 12 जो प्रोविंस होते हैं वो आप जैसे ही एक्सप्रेस एंट्री में आप डालेंगे, आप 12 का 12 सिलेक्शन कर सकते हैं, ताकि वो प्रोविंस जो है वो भी आपका जो प्रोफाइल है व्यू करेंगे, और अगर उनको पसंद आएगा तो वो आपको इंटरेस्ट भेजेंगे कि आप अप्लाई करो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अप्लाई करें। फिर दूसरा जो तरीका पीएनपी, जो हर प्रोविंस अपने आप चलाता है, जो हर प्रोविंस का अपना इमिग्रेशन का उनका एक डिपार्टमेंट या प्रोसेस चलाते हैं, तो वो लोग उसमें भी आप जाके अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी कि एक्सप्रेस एंट्री में करेंगे आप पूरा का जो प्रोविंस है वो पूरा अप्लाई कर सकते हैं, या एक एक प्रोविंस में जाके जहाँ पे आप फिट हो रहे हैं, यानी कि आपका जो प्रोफाइल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैचिंग है वहाँ पे जाके आप प्रोफाइल बना के वहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो ये एक अलग तरीका, इसलिए मैंने इसको इतना स्प्लिट किया हुआ है ताकि आपको मतलब पीएनपी प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर 12 प्रोविंस है। 12 प्रोविंस के अंदर आप अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं, एक एक करके भी डाल सकते हैं, या एक्सप्रेस एंट्री के अंदर डाला तब भी डाल सकते हैं, अलग से भी 12 डाल सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो आप इसको अलग अलग, तो 12 प्रोविंस में ओंटारियो है, नोवा स्कॉटिया है, न्यू ब्रंसविक है, मैनिटोबा है, ब्रिटिश कोलंबिया है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, स्कैचवान है, अल्बर्टा है, न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर है। और उसमें से 12 में से 3 टेरिटरी है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है और यूकॉन है और न्यूनोवेटा है, तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। लेकिन पीएनपी डालने का वहाँ पर उनका सिलेक्शन का प्रोसेस, उसमें आप एलिजिबल होना चाहिए। कईयों पे शायद आप एलिजिबल ना हो, कईयों पे आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपको पहले चाहिए होगा, कईयों पे आपको प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री जो होता है वो आपको नहीं चाहिए। तो इसमें से 3 ऐसे जो है जिनमें आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पहले नहीं चाहिए, उसमें एक स्कैचवान आता है, अल्बर्टा आता है, मैनिटोबा आता है। तो ये 3 प्रोविंस ऐसे हैं जिसमें आपको पहले एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर ही नहीं चाहिए, यानी कि एक्सप्रेस एंट्री में आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, तभी आपको बाकी जो है इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन स्कैचवान, अल्बर्टा और मैनिटोबा उसमें आपको एलिजिबल एक्सप्रेस एंट्री में नहीं होगा, तब भी आप स्कैचवान में या मैनिटोबा में या इसमें डाल सकते हैं। लेकिन उनका उसमें थोड़े से बहुत डिफरेंस होंगे क्वेश्चंस वगैरह, तो वो मैं आपको एक एक वीडियो में बताऊंगा कि कौन से प्रोविंस में आपको कैसे कैसे डालने वाला आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में प्रोग्राम कितने हैं, आप कहाँ पर डाल सकते हैं वो मैं बताऊँगा। तो इतना होगा, पीएनपी प्रोग्राम हो गया। पीएनपी प्रोग्राम के अंदर आपको पूरा 12 प्रोविंस मिलेंगे जहाँ पे आप 12 एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्यूबेक एक हो गया, 13 हो गया, और एक्सप्रेस एंट्री आपको पूरा इतना, आपको क्यूबेक छोड़ के बाकी प्रोविंस सब डाल सकते हैं। तो इतना हो गया। फिर अलग से एक प्रोग्राम होता है ये वाला अटलांटिक इमिग्रेशन, इसको AILP भी बोलते हैं।
अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। उसमें आपको न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉटिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर, ये देखिए ये प्रोविंस के अंदर वाले अटलांटिक वो 4 प्रोविंसों ने एक अलग से एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। लेकिन वो 31 दिसंबर लास्ट ईयर को बंद कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने अप्लाई किया था, जिनका नॉमिनेशन हो चुका है और सिलेक्शन में आगे, उनको वो प्रोसेस करेंगे। लेकिन आगे का कोई भी वो यानी कि कोई भी इनविटेशन नहीं ले रहे, तो वो आप अभी नहीं डालते। लेकिन ये बंद नहीं गया, ये नए तरीके से आगे दोबारा से स्टार्टअप करेंगे, ये लोग फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी आप डाल सकते हैं, जब आएगा आप डाल सकते हैं। ये बंद नहीं हुआ है, पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने बंद करके रखा हुआ है या, तो इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। तो फिर दूसरा आ गया RINP, उसका रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम बोलते हैं। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, RNIP भी बोलते हैं उसको। तो ये इसके अंदर आपको प्रोविंस नहीं मिलेंगे, जैसे आपका अभी केरला स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जैसे आते हैं, या मध्य प्रदेश के अंदर जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं प्रोविंस के अंदर। तो वो ऐसे सिटीज़ या जगह हैं जहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो सॉरी वहाँ पे काउंटी शायद बोलते हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वहाँ पे शायद काउंटी बोलते हैं। तो ये नॉर्थ बे और सटबरी, टिमिन, सटे मेरी और थंडर बे, ब्रैम्पटन, हाल्टन, राइनलैंड, मोसजो और क्लेयरस्लोम, वेरनॉन और वेस्ट कुटीन ऐसा जगह है जहाँ पे आप डाल सकते हैं अलग से। लेकिन आपको RNIP का एक प्रोग्राम होता है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो अप्लाई आप डायरेक्टली इनके वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे एम्प्लॉयर के लिस्ट दिए होंगे, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जॉब कैटेगरी ऐसी बोली होगी जो ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड होते हैं, जैसे बुचर्स हो गए या कोई ट्रेड हो गया, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा वैकेंसीज होगी, तो वो अलग से उन्होंने डाला होगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको इतने सिटीज़ मिलेंगे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्थन एंड रूरल एंड नॉर्थन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंदर आता है। फिर आता है फैमिली स्पॉन्सरशिप। फैमिली स्पॉन्सरशिप जो होता है वो नॉर्मली कुछ ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। अगर वहाँ पे आपका कोई बेटा या बाप या कोई भी जो भी है आपका रिलेटिव है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होना चाहिए, यानी कि सिस्टर डायरेक्ट, यानी कि सिस्टर ब्रदर जो भी है डायरेक्ट होना चाहिए, फादर मदर या सन ऐसा होना चाहिए, या वाइफ हो तो वैसा डायरेक्ट, या वाइफ के सिबलिंग्स जो हो गए, तो मेरे सिबलिंग्स हो गए, यानी कि डायरेक्ट होने चाहिए, यानी कि कसिन ब्रदर ऐसा नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको एक ऐसी प्रोविंस है मैनिटोबा, जो वहाँ पे आपका फ्रेंड्स या डिस्टेंस रिलेटिव, कसिन ब्रदर या फ्रेंड्स हो गए, आपके स्कूल में साथ पढ़े हो या कंपनी में साथ काम किया हो, तो वैसे मैनिटोबा में वहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया। लेकिन और जगह मेरे को नहीं मिला, शायद होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसी एक मैनिटोबा में प्रोविंस में एक ऐसा रिलैक्सेशन है। तो फैमिली स्पॉन्सरशिप दे के भी आप लेके जा सकते हैं। अगर आपका कोई वहाँ पे है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप करे और लेके जा सकते हैं, तो वो हो गया। फिर दूसरा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम माने आपका पास एक आइडिया होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी कि कोई इनोवेटिव आइडिया हो जो गवर्नमेंट को पसंद आए, वो जहाँ पे वहाँ पे चलेगा, तो कुछ नया हो बिजनेस, वैसा उनको एक प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी शायद इनिशिएटिव करती है, या आप टाई अप कर सकते हैं। तो वैसे भी आप स्टार्टअप के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा। फिर रेफ्यूजी एंड असाइलम, तो आपको मालूम है, अभी आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग कनाडा में इमिग्रेट हो गए हैं और रेफ्यूजी के अंदर हैं। तो उनमें से भी वो लोग स्टार्ट किया, पहले भी था रेफ्यूजी एंड असाइलम, कई लोग कंट्री से वहाँ पे जाते हैं, रेफ्यूजी और असाइलम में रहते, फिर बाद में वो लोग लेते। लेकिन अभी हाल ही में मैंने कहीं
यानी कि सोशल मीडिया में देखा है कि इमिग्रेशन में इन्होंने लिए हुए हैं, जहाँ स्किल्ड वर्कर है या ट्रेडर है अफ़गानिस्तान के जो काम कर सकते हैं उनको उन्होंने पीआर दिया और इमिग्रेशन। तो ऐसे रेफ्यूजी है ना, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा। केयर गिवर्स एक बहुत ही ईज़िली आप वीज़ा लेके जाने वाला एक ऑप्शन है, जो किसी भी टेरिटरी या प्रोविंस में आप अप्लाई करके जा सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 6 महीने का या 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपको PSW यानी कि वो कोर्स होना चाहिए, या 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई करके या लेके जा सकते हैं। तो वो ये इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की ज़्यादा मांग नहीं थी। IELTS के स्कोर्स भी इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए होते, यानी कि 4-5 के अंदर भी आ जाएंगे चलेगा, कोई भी ट्रांसक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही ईज़िली एक वीज़ा ऑप्शन है केयर गिवर्स का। या फिर आप PSW का कोर्स करके वहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करके वो ले सकते हैं। इसका अच्छा सैलरी आता है। ये नहीं है कि छोटा मोटा काम है, बूढ़े बच्चों को देखने का संभालने का काम है, लेकिन आपको अच्छा इनकम भी मिलेगा। और लेकिन आप दूसरे किसी जॉब में अगर आप यहाँ से इंडिया से या बाहर की कंट्री से कनाडा में ये वीज़ा लेके जाते हैं तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, कोई दूसरे जॉब में शिफ्ट जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको परमिशन चाहिए। क्योंकि जो लोग आपको ये वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं उनका परमिशन चाहिए होगा। लेकिन आप जब वहाँ पे रह के 2 साल के बाद जब आपको PR हो जाएगा, या 2 साल का जब आप PR का एप्लीकेशन डाल के आप ले जाते हैं, तब आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर अगला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो भी आप वहाँ पे काम आपका खुद का काम हो तो मिलेगा। इसमें भी सेम ऐसा बिजनेस वीज़ा जैसा है, उसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा। किसी भी टेरिटरी या प्रोविंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर, फिर अगला आता है एग्री फूड पाइलट। यहाँ पे आपका अगर इंडिया के अंदर फार्म है या कोई भी फार्म के बारे में काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर की डिग्री है आपके पास, या एग्रीकल्चर का कोई भी आपके पास डिप्लोमा कुछ भी हो, तो उससे आप इजीली अवेलेबल, इससे आपको बहुत इजीली जो है वीज़ा मिल जाएगा। ये केयर गिवर और एग्री फूड पाइलट प्रोग्राम है। अगर आप इसमें काम, यानी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, या कोई नर्सरी फार्मिंग हो गया, प्लांटेशन का वगैरह, या कुछ भी फार्मिंग हो, आप उस पर काम किया हुआ है, किसी कंपनी में आपने काम किया हो, तो आपको ईज़िली आपको वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि इसका जो वहाँ पे इनको बहुत ज़रूरत है, तो इसका ज़्यादा जो होता है न्यू लैब्राडोर जैसी जगहों में इन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है। ऐसी बहुत सारी प्रोविंस है, जगह है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सब मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर दूसरा अगला जो आता है टेम्पररी रेसिडेंट टू परमानेंट रेसिडेंट पाथवे। ये टेम्पररी रेसिडेंट जो होता है, अगर आपको यहाँ से, यानी जैसे अभी केयर गिवर का 1 साल का वीज़ा आपको मिल गया, फिर 1 साल या 2 साल का लग गया, उसके बाद फिर आपको PR के लिए अप्लाई करने का, तो वहाँ पे रह के आप टेम्पररी रेसिडेंट टू परमानेंट रेसिडेंट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका बारे में ये प्रोग्राम चलाते हैं। यानी कि टेम्पररी रेसिडेंट, यानी कि आपको वहाँ पे बाहर नहीं, इंडिया वापस नहीं जाना, आपको वहीं पे सेटल होना है, तो आप ये वीज़ा एप्लीकेशन डाल के आप कर सकते हैं। ये बहुत ईजीली हो जाता है। ये अगर आपको एक बार वहाँ पे काम लग गया तो बहुत ईजी है। फिर फिर होता है इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे पायलट प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जो इन्होंने बोले हुए हैं, यानी कि डॉक्टर्स ऐसे जो मेडिकल फील्ड से होते हैं, या फिर कोई नर्सिंग का फील्ड हो गया, और 2 सारे IT के फील्ड्स होते हैं। तो ये वाले प्रोग्राम ऑक्यूपेशंस जो होते हैं, ये थोड़े बहुत उन्होंने इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे, यानी कि जल्दी बूस्टअप करने के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये प्रोग्राम में भी अगर इसमें आप एलिजिबल है तो इसमें डाल के आप जा सकते हैं, अगर आपका ऑक्यूपेशन इसमें फिट बैठ रहा है तो। फिर अगला आता है पाथवे फॉर हांगकांग। तो हांगकांग के हम रेसिडेंट नहीं हैं, तो हांगकांग वाले के लिए ज़्यादा, लेकिन इनका एक प्रोग्राम है हांगकांग के लिए अलग से गवर्नमेंट का, तो उनके लिए अच्छा है। तो स्टूडेंट्स वीज़ा जो है वो सबसे, अगर आपको कहीं पे भी आपको नहीं लग रहा है प्रोविंस में PR, तो लास्ट में आप एक काम कर सकते हैं, आपका पैसा है या लोन लेके आप स्टूडेंट वीज़ा लगा सकते हैं, या स्टूडेंट वीज़ा लेके 1 साल का कोई भी कोर्स कर ले जो आपको सूटेबल हो, वो लेके आप वहाँ पे जाके फिर काम 1 साल का आपको काम करने का एक ऑप्शन मिलेगा।
तो वो आप उसमें काम करके फिर उसको आप वर्क वीसा में कन्वर्ट करके फिर उसको पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी एक आसान तरीका है। तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग स्टूडेंट वीसा लेके ही चले जाते हैं, डायरेक्टली यहाँ से ट्राई नहीं करते। स्टूडेंट वीसा बहुत ईजीली अवेलेबल है। फिर लास्ट में ये कोई गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं है विजिट वीसा। विजिट वीसा आप लेके वहाँ पे जाके आपको LMI वाला एम्प्लॉयर आपको चूज़ करना पड़ेगा, सर्च करके उससे आपको वीसा लेना पड़ेगा। बहुत आसान काम शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, मेरे को इसको गारंटी नहीं है, लेकिन कई लोग बोलते हैं विजिट वीसा लेके जाके भी ले सकते हैं। तो शायद ले सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जो इलीगल नहीं बोल सकता, यानी कि आप वहाँ पे विजिट में जाके रह के अगर कोई फ्रेंड्स या कोई भी है उनके साथ रह के कोई हेल्पफुल आदमी है तो आप वहाँ पे जाके स्टे करके आप एक वीसा बना के, या आपके पास पैसा है तो विजिट में जाके कहीं पे भी स्टे करके आप वहाँ पे एक LMI जो एम्प्लॉयर है उसको सर्च करना है, जो गवर्नमेंट से जिन्होंने यानी कि जिन कंपनियों को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हो वीसा इशू करने के लिए, वैसी कंपनी को आपको सर्च करके निकालना पड़ेगा। तो इतने विषय के अंदर आप निकल सकते हैं, PR या इमिग्रेशन जो भी है। तो इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कितने आपको प्रोग्राम है और कैसे कैसे प्रोग्राम कैटेगरीज इसमें आते हैं। तो ये हर जगह एप्लीकेबल है। कनाडा एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर, ट्रेड वर्कर, स्टार्टअप वीज़ा, ये कोई भी प्रोविंस में आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे नॉर्मली वो अवेलेबल रहेगा। तो आप कोई भी इसमें प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, जगह सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाले ऑप्शन नॉर्मली उसके अंदर रहेंगे। या वो प्रोविंस के यानी कि जब भी कनाडा एक्सपीरियंस क्लास बोला है, अगर आप प्रोविंस के अंदर जाएंगे तो वो प्रोविंस के अंदर आपको 1 साल का 6 महीने का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको चांसेस है मिलने के। लेकिन जो नहीं गए हैं उनके लिए ऑप्शंस बस इतने ही हैं कि आप अप्लाई करें तो कनाडा एक्सपीरियंस क्लास काउंट नहीं होता। फेडरल स्किल वर्कर या फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर या स्टूडेंट वीज़ा, बस इतना ही। तो वीडियो बस इतना ही है, और आगे भी मैं इसके ऊपर वीडियो डालूंगा। इसको मैं और एक्सपैंड करूंगा, एक एक प्रोविंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, एक्सप्रेस एंट्री को आपको कैसे अप्लाई करने का। तो मेरा इनएलिजिबल हो गया, लेकिन मैं दोबारा डालूंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ ताकि वाइफ का भी IELTS हो जाए। तो शायद वाइफ का IELTS मैंने स्कोर नहीं डाला था, तो जब मैंने काउंट किया था तो डाला उसको भी 6 मिनिमम डाल के चेक किया तो मेरा बन रहा था, लेकिन अभी नहीं हुआ तो मैंने गलती से डाल दिया, सबमिट कर दिया। लेकिन हम प्रोफाइल बना के 60 डेज़ तक उसको वेट कर सकते हैं, उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। तो मैं आपको फिर बताऊंगा आगे क्या हुआ। तो वीडियो बस इतना ही है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और आगे वाले वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू।